हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट टीजीटी साइंस 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सॉलिड स्फीयर, मतलब सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है और एक होलो सिलेंडर है, आर अलाउड टू रोल डाउन, मतलब उनको अलाउ किया गया, मतलब उनको रोल डाउन कर दिया गया ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मान लो ये आपका क्या है, कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इससे इसके जो टॉप है फ्रॉम द सेम हाइट का मतलब यहाँ पे मान लो इस हाइट से उनको छोड़ा गया, रोल डाउन किया गया कि वो घूमते हुए बॉटम पे आ रहे हैं। यहाँ से सॉलिड स्फीयर को छोड़ा गया, डिस्क को छोड़ा गया और होलो सिलेंडर को छोड़ा गया। तो इन तीनों को सेम हाइट से इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका क्या है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये आपका क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। इस प्लेन से ऐसे करके वो रोल करते हुए बॉटम पे आ रहे हैं। कौन कौन? सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड होलो सिलेंडर रोल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं और सेम हाइट से उनको क्या किया गया है, रोल डाउन किया गया है। देन विच वन ऑफ दीज विल रीच द बॉटम फर्स्ट, मतलब इनमें से कौन सा एक बॉटम पे सबसे पहले पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, डिस्क पहुंचेगा या होलो सिलेंडर पहुंचेगा या ऑल एट सेम टाइम, कि सभी एक ही टाइम पे पहुंचेंगे। तो इसके जो कंसेप्ट है वो तो आप थ्योरी से समझोगे, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। कि सॉलिड स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर को एक साथ रखिए, होलो स्फीयर और रिंग और होलो सिलेंडर को एक साथ रखिए। तो इसमें कहता है कि जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड जाते हो, टाइम टू रीच बॉटम, मतलब टाइम तो जो लेगा बॉटम पे पहुंचने के लिए वो इंक्रीज होता जाएगा। मतलब सबसे कम टाइम कौन लेगा? सॉलिड स्फीयर। और सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? रिंग या होलो सिलेंडर सबसे ज्यादा टाइम लेती है बॉटम पे पहुंचने के लिए। तो यहीं से ही आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा। कि जो सॉलिड स्फीयर है वो सबसे कम टाइम लेगा, और सबसे कम टाइम लेगा तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। टाइम टू रीच इंक्रीजेज, मतलब इस साइड से जब आप इस साइड जाओगे तो टाइम टू रीच बॉटम इंक्रीजेज, मतलब इसको आप बॉटम भी लिख सकते हो नीचे। कि टाइम टू रीच बॉटम, बॉटम में पहुंचने का जो टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा। सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर लेगा, उससे ज्यादा ये लेंगे, उससे ज्यादा ये लेंगे और सबसे ज्यादा ये टाइम लेंगे बॉटम पे आने के लिए। तो सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा? अगर इसी क्वेश्चन में वन ऑफ दीज विल रीच द बॉटम लास्ट, ठीक है ना? तो मतलब सबसे लास्ट में कौन पहुंचेगा? तो सबसे लास्ट में आंसर आता रिंग या होलो सिलेंडर। तो इसका जो आंसर होता वो होलो सिलेंडर होता अगर लास्ट में पहुंचता। लेकिन इसमें इसने पूछा है सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो सबसे पहले पहुंचेगा आपका सॉलिड स्फीयर। तो एक तो आपको ये पता लग गया इन चारों से, क्या पता लग गया आपको? कि सबसे कम टाइम सॉलिड स्फीयर लेता है। देखो सॉलिड है तो सॉलिड सिलेंडर आया। तो सॉलिड क्या होती है? जो डिस्क है वो पूरी की पूरी सॉलिड जैसी होती है ना, अंदर से भरी हुई, इसलिए इसको समझना इजी है। कि सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड सिलेंडर आएगा, और सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क आएगा। फिर होलो स्फीयर है तो होलो सिलेंडर आएगा और रिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या है? कि जैसे जैसे आप इस साइड से इस साइड जाते हो तो टाइम टू रीच बॉटम इंक्रीज होता है। और सेकंड चीज क्या है? सेम काइनेटिक एनर्जी व्हेन रीच एट बॉटम, मतलब जब ये बॉटम पे पहुंचते हैं तो इन सभी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? हाफ एम वी स्क्वायर वाली। तो सभी की काइनेटिक एनर्जी तो क्या होती है? सेम। लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। सबसे कम इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी। कौन से वाली?
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मतलब स्पीड जो है इस साइड से इस साइड जाने पर डिक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, सॉलिड स्फीयर की, तभी तो वो जल्दी पहुंचेगा। तो स्पीड सबसे ज्यादा इसकी होती है। जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाते हैं स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम रहती है सभी की, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और रेडियस ऑफ जायरेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है यहाँ से यहाँ। और अगर मैं लिखना चाहूँ कि इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन होती है अंडर द रूट 0.4 r, इसकी होती है 0.5 r अंडर द रूट, और इसकी होती है अंडर द रूट 0.66 r, और इसकी होती है अंडर द रूट 1 r, या फिर ओनली r लिख दो चाहे। तो अगर आपसे रेडियस ऑफ जायरेशन पूछे किसका कितना होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन सॉलिड स्फीयर का होता है अंडर द रूट के अंदर तो 0.4 है और r बार है रूट से। और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ जायरेशन है अंडर द रूट 0.5 इंटू में r, अंडर द रूट 0.66 r किसका है, होलो स्फीयर का। रिंग या होलो सिलेंडर का होता है अंडर द रूट 1 r, या ओनली r भी लिख सकते हो। ये एक सिमेट्रिक में दिखाने की कोशिश की गई तभी इसको रूट 1 लिखा गया। 0.4, 0.5, 0.66 और 1, तो ये इसके रेडियस ऑफ जायरेशन होते हैं। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इस साइड जाने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। नॉर्मल जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। टाइम टू रीच बॉटम क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था कि टाइम टू रीच बॉटम कि सबसे पहले टाइम, मतलब सबसे पहले कौन पहुंचेगा, मतलब कौन सबसे लास्ट में पहुंचेगा। सिर्फ इतना समझा कर के भी मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, और कंसेप्ट भी आपको समझाए ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन आए इनसे रिलेटेड तो आप कर सको। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है इसका, रेडियस ऑफ जायरेशन से टाइम टू रीच बॉटम पे वो इंक्रीज होगा, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सेकंड पे पहुंचेगा, कौन थर्ड पे पहुंचेगा, ये भी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी सेम होती है बॉटम पर सभी की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और रेडियस ऑफ जायरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ कंसेप्ट थे इससे रिलेटेड जो आपको करने चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए इज द राइट आंसर है कि सॉलिड स्फीयर जो है सबसे पहले पहुंचेगा बॉटम पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.5, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स और रोड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर हावर इज, मतलब शुरू में वो ऑटोमोबाइल 108 किलोमीटर पर हावर से चल रहा था, तो वो कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा अगर उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टायर्स के बीच में और रोड के बीच में 0.5 है। ये तो हम नेचुरली भी सोच सकते हैं कि अगर उसकी स्पीड 108 किलोमीटर पर हावर है जब वो ट्रेवल कर रहा था, और अगर उसने ऑटोमोबाइल को बंद कर दिया होगा, अगर उसने व्हीकल को बंद कर दिया होगा, तो वो रुक जाएगा कुछ डिस्टेंस के बाद। क्यों रुक जाएगा, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाएगा। तो हमें यही बताना है कि कितनी दूरी पे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो आपको क्या गिवन है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर हावर। तो यू 108 किलोमीटर पर हावर है, तो 108 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000, नीचे घंटा है 1 हावर, तो 60 से गुणा करोगे तो मिनट आ जाएगा, फिर 60 से गुणा करोगे सेकंड आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 गुणा में 6 36, 36 ये 3 पे कट जाएगा ऊपर, और 1 जीरो यहाँ पे बची हुई थी और 3 यहाँ पे है, तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मतलब इनिशियल जो स्पीड है उस ऑटोमोबाइल की वो 30 मीटर पर सेकंड है।
कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। आपको जो स्पीड दे रखी थी वो किलोमीटर पर हावर में गिवन थी, और किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे जो हावर था उसको 60 से गुणा करा, मिनट आ गई, और मिनट को 60 से गुणा किया, सेकंड आ गई। तो इसलिए यू किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। और आपको जो इस टायर के बीच में और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 गिवन है, और मान लेते हैं इसका मास कितना है, m है पूरे ऑटोमोबाइल का, तो mg कहाँ लगेगा, नीचे, और नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर, और कोफिशिएंट ओ सॉरी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगी, पीछे। और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगती है, म्यू इनटू में n। एन क्या है, नॉर्मल, और ये एन किसके इक्वल होगा, एम जी के, क्योंकि ऑटोमोबाइल ना ऊपर जा रहा ना अर्थ के अंदर जा रहा, तो ये एन किसके इक्वल होगा, एम जी के। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपने म्यू इंटू एन के इक्वल लिखी थी, तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी के इक्वल आ जाएगी। मतलब यहाँ पर जो एन है वो किसके इक्वल था, एम जी के। तो यहाँ पर इसको आपने यूज कर लिया, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल आ गई, म्यू इंटू एम जी। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, पीछे, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, और फाइनली एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। तो कुछ सिनेरियो चल रहा है, कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि शुरू में उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, एस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। क्यों हो गई, क्योंकि बैक साइड में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी, म्यू इंटू एन, और एन जो नॉर्मल है वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। तो आपने एम जी के इक्वल रख दिया, और म्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 0.5, और जो यू है उसको आपने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। तो यहाँ पर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करी। वर्क डन ड्यू टू ऑल किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो सभी फोर्सेज लग रही है उन सभी का वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है, mg तो नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है, 0। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम थीटा कहते हैं। तो ग्रेविटी के केस में mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 90, और कोस 90 कितना होता है, 0। तो इसका वर्क डन 0 आएगा। और जो नॉर्मल है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे। तो इस केस में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कोस 90 0। तो इन दोनों का तो वर्क डन 0 हो गया, और ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क डन आएगा। वर्क डन फोर्स कितनी है, म्यू इंटू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस, और दोनों में एंगल कितना है, 180। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, और कोस 180 कितना होता है, -1। तो म्यू एम जी इंटू एस इंटू -1। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0, माइनस इनिशियल कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर। एम क्या था, उसका मास था ऑटोमोबाइल का। तो ये माइनस का म्यू एम जी इंटू एस इक्वल टू माइनस का हाफ एम यू स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और हमें क्या निकालना था, एस। तो एस किसके इक्वल आएगा, एम यू स्क्वायर, 2 नीचे रहेगा, और म्यू इंटू एम जी भी आ जाएगा। एम से एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाय 2 एम जी रह जाएगा। अब जो वैल्यू हमें निकाली थी, यू की जो गिवन थी, म्यू की जो गिवन थी, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। यू कितना था, 30, तो 30 गुणा 30 रख दिया, 2, ये 2 ही है, और म्यू की वैल्यू 0.5 है इंटू 10, और 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा, और 30 गुणा 30 क्या हो जाएगा, 900,
और ये ऊपर 900 हो गया, नीचे 2 × 5 10 हो गया, 0 से 0 कट गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 90 मीटर, मतलब 90 मीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। मतलब 90 मीटर दूरी तय कर लेगा वो ऑटोमोबाइल स्टॉप होने से पहले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। कैसे किया इस क्वेश्चन को? आपने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। कौन सी थ्योरम लगाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट यूज किया आपने इस क्वेश्चन में, कि आपने लगा कि फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फाइनली एस डिस्प्लेसमेंट के बाद वो स्टॉप हो गई। जो इनिशियल स्पीड थी वो किलोमीटर पर हावर में थी, तो मीटर पर सेकंड में आपको निकालनी आनी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यूज करना आना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर की इज एफ। तो फोकल लेंथ किसी मिरर की क्या है, एफ। अगर आपने उस मिरर को किसी वाटर में रख दिया तो उसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंस की फोकल लेंथ में चेंज आता है, मिरर की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। तो जो मिरर है, तो मिरर की जो फोकल लेंथ एयर में होगी, वाटर में होगी, किसी भी मीडियम में हो, मीडियम चेंज करने से मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, बल्कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो मिरर की तो फोकल लेंथ क्या रहती है, मिरर की फोकल लेंथ सेम रहती है, लेकिन जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f = म्यू माइनस 1 × 1/r1 - 1/r2। तो ये जो म्यू होता है, ये म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये जो म्यू है इसकी जगह आप μ2/μ1 लिख सकते हो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ पे आप 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का विद रिस्पेक्ट टू जो सराउंडिंग है, उसके आसपास में जो मीडियम है, लेंस बाय सराउंडिंग, यही क्या होता है यहाँ पे लिखा जाता है। तो एयर में जो फोकल लेंथ है वो कुछ और आएगी, अगर आपने इसको किसी मीडियम में डिप कर दिया तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो कुछ और आएगी। मतलब एयर के केस में ये सराउंडिंग वाला 1 हो जाएगा, और किसी मीडियम में इसकी कुछ और वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ और लिखा जाएगा, तो फोकल लेंथ कुछ और आएगी ना उस लेंस के लिए। इसका मतलब लेंस की जो फोकल लेंथ है, लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से, लेकिन मिरर की जो फोकल लेंथ है सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती है, वो सेम रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर होगा, कि मिरर की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कोहेरेंट लाइट बीम्स। कोहेरेंट लाइट बीम का मतलब क्या है, दो कोहेरेंट सोर्स है जिनसे लाइट निकल के आ रही है, जिनमें से एक की इंटेंसिटी मान लेते हैं, इसकी इंटेंसिटी I1 कितनी है, I, जो यहाँ पे पहुंची है, और दूसरे की इंटेंसिटी I2 कितनी है, 4I। प्रोड्यूसिस इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब ये दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रही है इस स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी क्या है, स्क्रीन है। तो टू कोहेरेंट लाइट बीम्स है जिनकी इंटेंसिटी आई और 4I थी, और ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या बनता है, अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती है। मतलब एक जगह बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, एक जगह बिल्कुल ब्राइट दिखाई देगा। तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो, 2π। मतलब यहाँ से जो वेव गई है लाइट की, और यहाँ से जो वेव गई है लाइट की, वो इस पॉइंट पे जाते टाइम उनका फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2π। तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी पूछ रहा है कितनी होगी, कि इससे I इंटेंसिटी आ रही है, इससे 4I आ रही है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 2π हो इस पॉइंट लग पहुंचते हुए। तो बताओ इस पॉइंट पर
इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हमारी जो इंटेंसिटी है इस पॉइंट P पर वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या है, यहाँ पर फेज डिफरेंस है आपका। तो I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट I1 I2 कोस फाई। अगर कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स है जी दोनों के दोनों, तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा। ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई आपका फेज डिफरेंस है। क्या है, फेज डिफरेंस है। तो अगर कोहेरेंट एडिशन हो, इसको आप कोहेरेंट एडिशन भी कह देते हैं कि दो वेव्स का कोहेरेंट एडिशन हो रहा है तब ये होगा। तो आई पी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर आई पी किसके इक्वल लिखोगे, अब आई प्लस I2 4i है प्लस 2 टाइम्स अंडर द रूट आई गुणा में 4i और कोस 2 पाई। और कोस 2 पाई कितना होता है, कोस 2 पाई होता है 1। कोस 2 पाई, 2 पाई का मतलब कोस 360 डिग्री। कोस 360 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आई पी कितना आएगा, आई प्लस का 4i प्लस का 2 टाइम्स अंडर द रूट 4i का स्क्वायर हो जाएगा। आई और आई स्क्वायर, 4i स्क्वायर, ये तो 1 ही है। तो आई प्लस 4i तो 5i हो गया। प्लस 2 बार है, 4 का 2 बार आएगा, आई स्क्वायर का आई बार आएगा। तो 5i प्लस 2 दूनी 4i, तो 5i और 4i तो 9i हो जाएगा। तो इंटेंसिटी उस पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 9i हो जाएगी, जहां पर फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। तो आपने कैसे किया, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पर फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी दे रखी थी, सेकंड वेव की इंटेंसिटी दे रखी थी, फेज डिफरेंस दिया हुआ था। और कोहेरेंट एडिशन हो या कोहेरेंट सोर्स यूज किए गए हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला होता है। और इन कोहेरेंट एडिशन होता, अगर इन कोहेरेंट सोर्स होते, ये भी सुन लो आप, इन कोहेरेंट सोर्स या इन कोहेरेंट एडिशन होता तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता I1 प्लस I2 जस्ट, I1 प्लस I2 लिखते जस्ट हम। अगर इनकोहेरेंट सोर्स होते, अगर कहता दो इनकोहेरेंट सोर्स है तो इनकोहेरेंट सोर्स में जस्ट आप क्या लिखते, I1 प्लस I2। वो फेज डिफरेंस कुछ भी हो मैटर ही नहीं करता फिर। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके इक्वल आती, इनकोहेरेंट सोर्स या इनकोहेरेंट एडिशन में I1 प्लस I2 का डायरेक्ट सम होता। लेकिन ये कोहेरेंट सोर्स है, कोहेरेंट लाइट की बीम निकल के आ रही है, तो इस केस में ये जो है एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड अप हो जाती है, जो डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है उस पे डिपेंड करती है। अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए अलग अलग इंटेंसिटी आती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मतलब दो इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, मार्क दिस एंड दिस, मतलब ये उनकी स्पेसिफिकेशन है कि फर्स्ट बल्ब की क्या स्पेसिफिकेशन है, 25 वाट और 200 वोल्ट, 100 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपने इन दोनों को सीरीज में लगाया, कितने वोल्ट सप्लाई के साथ, 440 वोल्ट की सप्लाई के साथ। विच ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, मतलब इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कोई सा भी नहीं होगा, 25 वाट वाला हो जाएगा, 100 वाट वाला हो जाएगा, या दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये, कि एक बल्ब है ये वाला और एक बल्ब है ये वाला, ये 25 वाट और 200 वोल्ट इसकी स्पेसिफिकेशन है, और इसकी 100 वाट और 220 वोल्ट इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस बल, देखो इसको समझिए क्या कह रहा है, ये दोनों चीज, ये इसकी पावर है और ये इसकी वोल्टेज है। तो ये कह रहा है कि अगर आप इस बल्ब को 200 वोल्ट से अटैच करते, कि अगर आप इस बल्ब को
200 वोल्ट से अटैच करते तो ये कितनी पावर कंज्यूम करता? 25 वोट, मतलब 25 जूल एनर्जी कंज्यूम करता। 25 वोट का मतलब क्या है? 25 जूल पर सेकंड। समझिए इस चीज को अच्छे से कि अगर आप इस बल्ब को 200 वोल्ट 200 वोल्ट से अटैच करते सप्लाई से, तो ये 25 वाट की पावर कंज्यूम करता, मतलब ये 25 जूल एनर्जी कंज्यूम करता 1 सेकंड में। और इसमें क्या है, अगर आप इसको 220 वोल्ट के साथ अटैच करोगे तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? 100 वोल्ट। 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकंड। मतलब इसको अगर आप 220 वोल्ट से अटैच करोगे तो ये 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन ये जो होता है, ये जो इसकी वोल्टेज दी रखी होती है ना, ये क्रिटिकल वोल्टेज होती है। क्रिटिकल वोल्टेज, आप इनसे ज्यादा वोल्टेज इनको सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप इसको 200 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। इसको 220 वोल्ट से ज्यादा दोगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। अगर कम दोगे तो वो उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम निकलेगी। मतलब वो नहीं कहते ये बल्ब आज धीमा जल रहा है, डिम जल रहा है। वो क्यों जलता है? क्योंकि उसको जो वोल्टेज मिल रही है वो कम मिल रही होगी जितनी उसको रिक्वायर्ड है मैक्सिमम। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों बल्ब को किस में लगा देना है? सीरीज में लगा देना है। और कितनी वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है? 440 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है। ये बल्ब ये वाला है B1, ये B1 बल्ब है, ये आपका B2 बल्ब है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो बल्ब होते हैं वो प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट होता है। प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट, मतलब ये प्योरली रजिस्टिव एलिमेंट है। मतलब इसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। और पावर किसके बराबर होती है? V²/R। तो इस फॉर्मूले से आप इसकी भी रेजिस्टेंस निकालोगे फिलामेंट की, और इसकी भी रेजिस्टेंस निकालोगे फिलामेंट की। तो रेडियस R1, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 1, बल्ब 1 की रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R1 क्या आएगी? V²/P। P क्या होगा यहाँ पर? V²/P करोगे, यहाँ पर वोल्टेज कौन से बल्ब की रखोगे? B1 बल्ब की। तो इसकी वोल्टेज कितनी है B1 बल्ब की? 200 गुणा में 200 बाय पावर कितनी है इसकी? 25 है। तो 25 अट्ठे कितने होते हैं? 200, 8 हो गया। तो ये 20, 8 दूनी 16, तो R1 कितना आ गया? 1600 ओम आ गया। तो R1 मतलब बल्ब 1 की रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 1600 ओम। ऐसे ही आप R2 निकालोगे। R2 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब 2 की रेजिस्टेंस निकालोगे। बल्ब 2 की रेजिस्टेंस क्या होगी? V²/P करोगे, तब जो वोल्टेज रखोगे वो कौन सी रखोगे? 220। तो 220 गुणा में 220 और बटे पावर, पावर कौन सी लिखोगे? 100 वोट। तो 100 वाट लिखती। 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो 484 ओम आएगी। कितनी आएगी? 484 ओम। मतलब रेजिस्टेंस जो बल्ब सेकंड की है वो 4, मतलब 22 को अगर 22 से गुणा करोगे तो 484 ओम आएगी। मतलब बल्ब 1 की रेजिस्टेंस भी निकाल ली आपने, बल्ब 2 की। इसका मतलब आप इन बल्ब को किससे कर सकते हो? किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? उनकी रेजिस्टेंस से। आपने उनकी रेजिस्टेंस से इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ये 1600 ओम है, ये 484 ओम है, और ये 440 वोल्ट है आपका। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज निकालेंगे। मान लेते हैं बल्ब 1 के अक्रॉस, बल्ब 1 नहीं सोच रहे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है V1, और इस वोल्टेज के अक्रॉस है वोल्टेज V2। मतलब ये जो आपने V वोल्टेज 440 वोल्ट सप्लाई करी इस बल्ब को और इस बल्ब को, मतलब इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को, तो इसमें कितनी वोल्टेज गई? इसमें कितनी वोल्टेज गई? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होती है।
मतलब क्या है कि जो सीरीज में है ये दो रजिस्टेंस किस किस में है, सीरीज में। एक रजिस्टेंस कितना था, 1600 ओम का। एक रजिस्टेंस कितना था, 484 ओम का। और इसको आपने कितनी वोल्टेज से जोड़ रखा था, 440 वोल्ट से जोड़ रखा था। ये आपकी वोल्टेज थी। यहाँ पर ये रजिस्टेंस R1 था और ये रजिस्टेंस R2 था। तो बल्ब 1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी गई, V1। बल्ब 2 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी गई, V2। ये हमें निकालना है, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में क्या होता है, रजिस्टेंस जब सीरीज में होते हैं तो सीरीज में करंट तो क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन वोल्टेज क्या होती है, करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर वोल्टेज डिवाइड हो जाए तो अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं V1। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टेंस R1। मतलब रजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस बल्ब 1, मतलब बल्ब 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज गई होगी वो है आपकी V1। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो R1 बटे में इन दोनों का सम इनटू में V। तो क्या होगा, R1 बटे R1 प्लस R2 इनटू में V। सो यहाँ पर हम R1 की वैल्यू कितनी थी, 1600। और R1 प्लस R2 की वैल्यू 1600 प्लस 484। और इनटू में V कितना है, 440। तो यहाँ पर 1600 बटे में 2084 गुणा में 440। तो ये क्या हो जाएगा आपका, V1 हो जाएगा। और अब हमें क्या निकालना है, V2। तो इस V1 की वैल्यू कितनी आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 337.8 वोल्ट। मतलब जो वोल्टेज आई है किसके अक्रॉस, बल्ब V1 के अक्रॉस, वो 337.8 वोल्ट आई है। तो अब आप क्या करोगे, V2 निकालोगे। V2 जो निकालोगे मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालोगे V2 तो वो क्या होगी, ये जो वोल्टेज है इसमें और इसमें चली गई थी। इसके अक्रॉस वोल्टेज 337.8 आई है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगी V2 वो 440 में से 337.8 अगर घटा दोगे तो इसमें आ जाएगी। तो V2 कितनी आएगी, V माइनस V1। तो 440 में से कितनी घटा दोगे, 337.8 घटा दोगे। तो अगर आप ऐसा करोगे ये 102 के नियर अबाउट बचेगी आपकी। ये किसके अबाउट बचेगी, 102 वोल्ट के नियर अबाउट आएगी। तो V2 जो है आपकी वो 102 के नियर अबाउट आई है। और जो V1 है वो 338 वोल्ट के नियर अबाउट आई है। अब देखो, जो बल्ब फर्स्ट था, जो बल्ब 1 था, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज आप कितनी दे सकते थे, 200 वोल्ट दे सकते थे। और बल्ब 2 को आप मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकते थे, 220 वोल्ट दे सकते थे। तो देखो, बल्ब 2 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस गया है वो 220 वोल्ट से कम गया है। कम गया है तो बल्ब 2 तो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन बल्ब 1 कह रहा है कि मेरे को 200 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज आप यूज कर सकते थे, लेकिन आपने मेरे को वोल्टेज दे दी 338 वोल्ट के नियर अबाउट। तो बल्ब 1 क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब जो 25 वोल्ट वाला बल्ब था वो फ्यूज हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, इसको समझिए। सबसे पहले आपने दो बल्ब गिवन थे, सबसे पहले आपको क्या गिवन थे, दो बल्ब गिवन थे, पावर और वोल्टेज। उन बल्ब से आपने दोनों की रेजिस्टेंस निकाली, रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा, सीरीज में जोड़ करके दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। R1 रेजिस्टेंस किसकी थी, बल्ब 1 की थी। R2 रेजिस्टेंस बल्ब 2 की थी। फिर आपने देखा कि जो R1 रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आई है वो 338 वोल्ट आई है। ये है वोल्टेज डिवीजन रूल। आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, डायरेक्ट वोल्टेज
डिवीजन रूल लगा दिया। और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो दिस रेजिस्टेंस बटे दोनों का सम इनटू में वी। वी क्या है, जो आपने अप्लाई करी है वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। इसमें कितना गई, 338 वोल्ट के नियर अबाउट गई। और V2 में कितना गई, 102 वोल्ट के नियर अबाउट गई। तो यहाँ पर बल्लफ 1 कह रहा है भाई मेरे को तो 200 वोल्ट आप मैक्सिमम लगा सकते थे, लेकिन आपने मेरे को पहुंचा दिया 338 वोल्ट सप्लाई, तो मैं फ्यूज हो जाऊंगा। तो बल्लफ 1 क्या हो जाएगा, फ्यूज। लेकिन बल्लफ 2 कह रहा है मेरे को 220 वोल्ट मैक्सिमम यूज कर सकते थे इतनी वोल्टेज पर, लेकिन आपने कम लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कम इंटेंसिटी दे दूंगा, मैं थोड़ा सा धीमा धीमा जल लूंगा, लेकिन ये सेफ रहेगा। इसका मतलब बल्ब जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब 25 वोल्ट वाला जो बल्ब है, वाट वाला, वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसको एग्जाम में करोगे तो नियरली 2 मिनट में या 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसको समझाया इसलिए ताकि आप इसको कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।